हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, जो आपकी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर करने में मज़ा ही आता है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कहानी है पहेली और बूझों की। जैसे आपकी छोटी क्लासेस में पहेली और बूझ होते हैं, जो आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो पहेली और बूझो है वो अपने मतलब जो अंकल है उनके घर पे गए हैं, और वहाँ पे मतलब उनके जो अंकल है वो फार्मर है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे टूल्स देखे लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवर, प्लज एक्सेट्रा इन द फील्ड। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे टूल्स देखे। तो आगे पढ़ते हैं। तो फिर बूझो ने कहा कि आई वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज दिस टूल्स। तो आगे हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड themselves. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट synthesize their own food? Animal including humans can not make their own food, so where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? तो अब हम इन जो क्वेश्चंस का है वो आंसर देखते हैं। You already know that the energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. तो क्या बताया है इन्होंने कि जो हम हैं, हमें ह्यूमंस को तो खाना चाहिए होता है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनकी, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। तो अब हम क्या करें, हम फिर दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को मतलब खाकर उनके एनर्जी लेकर हम अपने डेली प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह करते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? जो हमारी जो कंट्री में देखो, हमारा आप जैसे को पता ही है, हमारे 150 करोड़ तक की मतलब पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इतनों को फूड कैसे मिलता है? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अगर जो फूड है वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाएगा तभी तो हम सबको खाना मिलेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। ठीक है, तो जो अपनी रेगुलर प्रोडक्शन है वो करनी ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हेल्पिंग बॉक्स है, ये रहा। इसको अच्छे से रीड करते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 10,000 BC पहले, BC यानी बिफोर क्रिस्ट, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। पीपल वर नोमैडिक, दे आर वंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जो पुराने जो पीपल्स थे उनको हंटर गैदर क्यों कहा जाता था? क्योंकि देखो, वो एक तो गैदर होते थे आपस में, मतलब मिलजुल के काम करते, और एक हंटिंग करते थे, है ना। तो इसी को दोबारा थोड़ा अच्छे से बताया गया है। जो वंडरिंग करते थे वो अलग अलग प्लेसेस में घूमते थे, मतलब सर्च ऑफ फूड मतलब ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट की एनिमल्स की। उन्हें पता चला कि हम एनिमल्स को भी खा सकते हैं, उन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट की। जैसे कि काफ़ी सारे एनिमल्स एक्सटेंट भी हो चुके हैं ये हंटिंग करने से। दे could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. ठीक है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे राइस, व्हीट वगैरह उगाने भी स्टार्ट कर दिए, जब उन्हें पता चल गया कि प्लांट से भी हमें फूड मिलता है और ये भी हम खा सकते हैं। ठीक है, थस हम कह सकते हैं तब उसके बाद से ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था। ये देखिए, ठीक है। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. जब एक ही तरह के क्रॉप्स पूरी बड़ी सी फील्ड में
जो है उगाए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. ठीक है, तो सारे जो प्लांट जो फील्ड में उग रहे हैं वो सारे व्हीट के होने चाहिए. वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, vegetables, fruits. They can be classified on the basis of season they grow. India is a vast country. The climatic conditions like अपना जो हो गया temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो क्या बताया गया है, जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हीट वगैरह अलग अलग तरह के हो गए ना ये. ठीक है, तो फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाता है बाय द सीजन्स के हिसाब से. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यानी काफ़ी बड़ी भी कंट्री है ये. तो इधर क्लाइमेटिक कंडीशन सारी जगह अलग अलग होते ही हैं. जैसे कहीं पे बारिश, मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. तो इसके हिसाब से क्रॉप्स को बांटा जाता है. अकॉर्डिंगली there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. ठीक है, इसके हिसाब से अलग अलग variety of crop different part of the country grow किए जाते हैं. This diversity to both cropping pattern can be identified. These are, ठीक है, तो हम इन्होंने दो कैटेगरी बताई है इनकी क्रॉप्स की. तो वो है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जो रेनी में उगते हैं, और राबी वो होते हैं जो अपनी विंटर में उगते हैं, यानी कि अक्टूबर टू मार्च राबी उगते हैं और खरीफ उगते हैं जून टू सितंबर. तो ठीक है, अब हम इसको ब्रीफली रीड करते हैं. खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो मेनली जून टू सितंबर में उगते हैं. जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था अच्छे से, ब्रीफली हमने रीड कर लिया. राबी क्रॉप्स. तो crops grown in the winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. ठीक है, तो ये अलग अलग जो राबी हमने बताया है हम समर में मतलब विंटर में उगते हैं. बिसाइड दिस, यानी इसके अलावा जो पल्सेस वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे वो समर में भी उगते हैं. वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन. क्यों? जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ओनली इन द रेनी सीजन. तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत है. पैडी यानी क्या? चावल को कितना पानी चाहिए होता है आपको पता ही है, तभी वो सिर्फ रेनी सीजन में उगते हैं. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जो क्रॉप्स की जो अपना एक्टिविटीज होती हैं फार्मर को करनी पड़ती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक. तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred. तो आप ये सोचो कि जो फार्मर जो टास्क करते हैं वो उसी टास्क के इक्वल होते हैं जैसे गार्डनर करता है या फिर हम करते हैं जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं अपने हाउसेज में. ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं. टू एज एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो हम उनको एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की तरह उसको टर्म दे रखी है, हम उसको ये कह सकते हैं. These activities are listed below. ये एक्टिविटीज लिखी हुई हैं. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले सॉइल को तैयार करना पड़ता है, यानी कि उसका जो नीचे जो फर्टाइल लैंड होता है उसको ऊपर करके और ऊपर वाले को नीचे करके उसको ऐसे ऐसे खोद के करना होता है. फिर है सोइंग. ठीक है, सोइंग यानी कि अपना ये भी प्रोसेस होती है. फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और मैन्योर डालने थे. फिर इरिगेशन करनी होती है, यानी कि उसको पानी वगैरह देना होता है. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स
वीड्स यानी जो गंदे मंदे प्लांट्स उग जाते हैं, जंगली झाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं वो उग जाते हैं, उन्हें निकालना पड़ता है या उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है वीडिसाइड से रख के। अगला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी उनको काटना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए उनकी जगह बनानी। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ठीक है, तो उस सॉइल को ना जो होता है उससे ऐसे ऐसे करते हैं जिससे कि वो ना जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है नीचे चल जाती है, ऊपर वाली ऊपर आती है, उसको लॉसन कर देते हैं थोड़ा सा। दिस अलो द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, जो ये हेल्प करता है रूट्स को ताकि वो अंदर तक चली जाए सॉइल के। द लूज सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। लूसन सॉइल होती है वो जो रूट्स होती है उनको अलो करती है तो ब्रीथ इजीली, उनको इजीली ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, मतलब कि जो ऐसी हो जाती है उसके कारण ना हवा अंदर जाती है जिससे कि वो ब्रीथ भी कर पाते हैं। समझ आ गया? The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These microorganisms are friends of the farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? जो क्या है, कई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म, जैसा आपने छोटी क्लासेस में किया ही होगा। हमारा एक चैप्टर भी था अर्थवॉर्म्स फ्रेंड और फोई, है ना, होगा आपके में, आपने भी रीड किया होगा वो चैप्टर। ठीक है, तो उसमें यही था कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं और वो आराम से लोसन कर देते हैं, फार्मर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉइल को टर्न्ड और लूसन क्यों किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, water and air and some living organism. In addition, dead plants and animals get composed by the soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. ठीक है, these nutrients are again absorbed by plants. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया है जो हम जैसे प्रीवियस क्लासेस में किया है कि हमारी सॉइल में है वो काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होती है, काफ़ी सारे डेड एनिमल्स होते हैं, उनके डीकम्पोजर्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में मिल जाते हैं वो दोबारा प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑन द टॉप लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लूसिंग करने से जो मिनरल्स नीचे दबे होते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो प्लांट्स उसको इजीली ले पाते हैं। थस टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो टर्निंग और लूसिंग द सॉइल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लजिंग। इसको हम टिलिंग और प्लजिंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लज। ठीक है, जब लॉसिंग करने में सॉइल वो उसको टिलिंग और प्लजिंग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब ये किसके द्वारा किया जाता है, एक टूल होता है प्लज। ठीक है, प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। वुड या आयरन से बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लजिंग, उसको पानी देना पड़ता है प्लजिंग से पहले। ठीक है, द प्लज फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लज्ड फील्ड होती है उसके अंदर बिग पीसेस ऑफ सॉइल भी आ जाते हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं। This is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation. क्या है, जब जो हम उसको प्लजिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद थोड़े बहुत क्रम्स बन जाते हैं उसके ऊपर, मतलब हमें उसको फिर क्रम्स को हटाना पड़ता है विद ए प्लैंक के साथ।
ठीक है, और लेवल करना पड़ता है फॉर सोइंग करने के लिए। ठीक है, वो फिर अपनी इरिगेशन हो गई है, और ये मतलब इरिगेशन इस तरह से ही होती है। आगे बढ़ते हैं। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग ऑफ सॉइल है विद एक स्पेसिफिक टूल होता है जिनको हम लेवलर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, मैन्योर को ऐड करना पड़ता है बिफोर टिलिंग, टिलिंग से पहले। ठीक है, दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। मैन्योर भी अच्छे से मिक्स हो जाता है जब हम मैन्योर टिलिंग से पहले निकाल देते हैं तब। ठीक है, द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले भी उसको पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार तो हम इतना ही करते हैं, हम लेक्चर 2 में इसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आई वीडियो तो।